हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल स्पेशल लीगल एजुकेशन। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भारतीय नागरिक सुरक्षा के इंट्रोडक्शन पर, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की डेफिनेशन, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। मैं आपको बता दूं, लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट है, एलएलएम एंट्रेंस है, जुडिशरी एग्ज़ाम है, एपीओ है, इन सारे एग्ज़ाम में डेफिनेशन को पूछा जाता है। तो उसी तरह से हम किस तरह से पूछा जाता है उस हिसाब से हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन को डिफाइन करा गया है 2A में, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। देखते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मतलब ये बता रहा है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये चीज़ यहाँ से बताई गई है। इसके अंतर्गत पहली चीज़ आती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड है सर्च एंड सीजर, और थर्ड है एविडेंस, फोर्थ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पज एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत ये चार चीज़ें आती हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल प्रोवाइड, मतलब रूल बनाकर प्रोवाइड करे, ये है इनका मतलब। और ऑडियो वीडियो के अंतर्गत ओनली 4 चीज़ें ही आती हैं। अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, जिसे डिफाइन किया गया है 2B में, और 2B में डिफाइन करा गया है बेल को। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड पर्सन है, उसे कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज किया जा सकता है। मगर कैसे? अपॉन सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाकर, इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। या तो उसे ऑफिसर द्वारा रिलीज करा जाएगा या फिर बाय कोर्ट रिलीज किया जाएगा। और कैसे करा जाएगा? ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड। अगर ऐसा पर्सन जो कि ऊपर बताया गया है, एक्यूज्ड या फिर सस्पेक्टेड पर्सन, बॉन्ड भर दे और आप बेल बॉन्ड या फिर उसके बेल बॉन्ड का एग्जीक्यूशन हो जाए, उसके बाद ही उसे छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज नहीं छोड़ा जा सकता। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो उस पर कंडीशन लगाई जाएंगी कुछ, तब उसे छोड़ा जाएगा, और ऊपर से उसके लिए बॉन्ड भरना ज़रूरी है, और उसके बॉन्ड का एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस। 2C में डिफाइन करा गया है बेलेबल ऑफेंस को। बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज सो एज वेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। वेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसे फर्स्ट शेड्यूल में वेलेबल बनाया गया है जिस ऑफेंस को, और विच इज मेड वेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या फिर किसी अदर लॉ द्वारा उसे वेलेबल बनाया गया। कौन सा लॉ? फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जो वर्तमान में मौजूद है लॉ, उसके द्वारा वेलेबल बनाया गया। एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। और नॉन वेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि वेलेबल ऑफेंस नहीं हैं। तो पहले देखते हैं, वेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल में वेलेबल ऑफेंस बनाया गया या फिर किसी अदर लॉ में जो कि वर्तमान में मौजूद है उसके तहत वेलेबल बनाया गया, तो वो होता है वेलेबल ऑफेंस। और इसके अलावा नॉन वेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि वेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब देखिए क्लॉज डी में बेल बॉन्ड को डिफाइन करा गया है। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरली। इनके कहने का मतलब ये है कि विद श्योरली रिलीज किया जाता है, वो भी वचन पत्र के साथ। बेलेबल बॉन्ड को अंडरटेकिंग भी बोला जा सकता है, मतलब वचन पत्र भी बोला जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उससे विद श्योरली छोड़ा जाता है, और वो भी वचन पत्र।
उसमें जो है वचन पत्र की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कहने का इनका ये है, बेलेबल बॉन्ड को वचन पत्र भी कह सकते हैं, अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं। बॉन्ड को डिफाइन करा गया 2E में। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड, बॉन्ड को पर्सनल बॉन्ड भी कहा जा सकता है, और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरली। बॉन्ड में जो है विदाउट श्योरली रिलीज किया जाता है किसी पर्सन को, और वो भी अंडरटेकिंग एन अंडरटेकिंग। एफ में डिफाइन करा गया है चार्ज को। 2F में चार्ज को डिफाइन करा गया है। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज बियॉन्ड द चार्ज कंटेंस मोर हेड देन वन। मतलब चार्ज के अंतर्गत मोर हेड भी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक भी शीर्ष हो सकते हैं और एक शीर्ष भी हो सकता है। बस इतनी सी चीज़ इसमें याद रखनी है। अदरवाइज ये क्वेश्चन, ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत कम पूछी जाती है। 2G में डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कॉग्निजेबल केस भी कहा जाता है। मीन्स अ केस in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without वारंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या फिर किसी एनी अदर लॉ के अकॉर्डिंग विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है ऐसे पर्सन को जो कि जिसने कोई ऑफेंस किया है। ये है बस इसमें, और ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना पूछा जाता है कि कौन अरेस्ट करता है, वो पुलिस ऑफिसर करता है, और किस तरह से किया जाता है जो बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में या फिर किसी एनी अदर लॉ में, और वो भी विदाउट वारंट के। टू एच में कंप्लेंट को डिफाइन करा गया है। कंप्लेंट मीन्स एनी allegation made orally or in written to a magistrate। कोई ऐसा अलेगेशन मतलब कोई ऐसा अभिकथन जो कि ओरली भी किया जा सकता है और रिटन में भी किया जा सकता है, मतलब लिख के भी दिया जा सकता है और बोल के भी बताया जा सकता है किसे, मजिस्ट्रेट को। विद आ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, कोई एक्शन लेने के लिए किस मामले में, दैट सम पर्सन, कोई ऐसा पर्सन वेदर नाउन और अननाउन, जो कि ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, और ऐसे पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है जो कि नॉन भी हो सकता है, मतलब ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है। तो ऐसे पर्सन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई अभिकथन किया जाता है रिटन में या फिर ओरली मजिस्ट्रेट से करा जाता है ये कथन कि आप ऐसे मामले में कोई कार्रवाई कीजिए, वो भी अंडर दिस संहिता। बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, ये चीज़ बताई गई, और ये चीज़ अक्सर इस पर क्वेश्चन भी आता रहता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में दीजिएगा स्पेशली। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि मामला जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, तो ऐसा मामला जो है कंप्लेंट माना जाएगा, पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, कंप्लेंट माना जाएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेंट, और ऐसा पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट माना जाएगा। ये है बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता लगता है, पुलिस ऑफिसर को पहले नहीं पता होता है, उसने उस मामले में
पुलिस रिपोर्ट ही बनाई होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता लगता है कि मामला जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं है बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है। तो ऐसी कंडीशन में जो वो पुलिस रिपोर्ट होती है वो कंप्लेंट मानी जाती है और ऐसा पुलिस अधिकारी कंप्लेनेंट माना जाता है। बस इतनी सी बात है। 2I में डिफाइन करा गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, और इसमें बस ये चीज़ देखनी कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूड टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, अदर वायरलेस टेली कम्युनिकेशन डिवाइस और अ कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमराज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें बाय नोटिफिकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाइड करे। तो ऐसी चीज़ें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ सकती हैं। और इसमें एक चीज़ और है, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या फिर एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को, और कोई डिवाइस जो है किसी पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर कोई पर्सन किसी डिवाइस को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती। पहले CRPC में ये वाली डेफिनेशन नहीं थी और ये इस बार आई है मतलब। तो देखते हैं इसका अब दूसरी वाली डेफिनेशन देखते हैं। 2J में डिफाइन करा गया हाई कोर्ट को। ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, मतलब प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, इनके कहने का मतलब ये है। और सेकंड है इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। प्रत्येक यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट होता है जिस पर जो है किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बस ये। और इसका थर्ड है इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी, इसके अलावा कोई यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील सुनने के लिए हाईएस्ट कोर्ट होता है। इसमें जो अदर यूनियन टेरिटरी है उसमें कोई हाईएस्ट कोर्ट होता है, और किसके लिए? क्रिमिनल अपील सुनने के लिए फॉर दैट टेरिटरी अदर दैन आ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं आता है, मतलब उससे कोई भिन्न ऐसा कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट जिसे बोला जाता है वो किसी एनी अदर यूनियन टेरिटरी में होता है। 2K में इंक्वायरी को डिफाइन करा गया। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर दैन अ ट्रायल। इंक्वायरी के अंतर्गत ट्रायल नहीं आता है, मतलब ट्रायल जो है इंक्वायरी से भिन्न होता है। कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी जो है हमेशा मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के द्वारा करी जाती है और इंक्वायरी के अंतर्गत ट्रायल नहीं आता है। बस इतनी सी बात इसमें बताई गई, और बाकी की डेफिनेशन मैं अगले वाले वीडियो में बना दूंगी। तो इनको मतलब बार बार अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो ये रट जाएंगी आपकी, क्योंकि उसमें जो है बाय क्लॉज पूछा जाता है और कोई भी चीज़ अंदर की भी पूछ सकते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन से क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन को डिफाइन करा गया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी अवेयरनेस।